नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बहराइच थाना प्रेमनगर की उदयपुर खास निवासी लेखराज मौर्य के परिजनों ने बीती 5 अगस्त को सब्जी बेचकर घर लौट रहे उसके छोटे भाई से उक्त क्षेत्र में ही रहने वाले विपक्षी गण मनीष राजकुमार, सुशील हुआ सुनील पुत्र कर्ण डीपी सिंह ने जब रोक कर शराब पीने के लिए पैसे मांगे, जिसका विरोध करने पर उक्त आरोपी गणों ने सब्जी विक्रेता व उसके परिवार के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में घायल सब्जी विक्रेता की मां 65 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। उक्त मामले में प्रेमनगर पुलिस ने पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर एनसीआर दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने औपचारिकता निभाते हुए हल्की फुल्की मलहम पट्टी कर रवाना कर दिया, जबकि पीड़ित पक्ष ने अगले ही दिन जिला अस्पताल का पर्चा बनाकर जब मारपीट में घायल मां का एक्सरे करवाया तो उसमें कॉलर बोन, कंधे की हड्डी फ्रैक्चर पाई गई। वहीं और अधिक पुष्टि के लिए पुनः निजी अस्पताल में एक्सरे रिपोर्ट मूवी कंधे की हड्डी फ्रैक्चर पाई, जिसकी गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने उक्त दबंगों पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है जी। कहाँ रहते हैं? बेलापीर उदयपुर खास, थाना प्रेमनगर, बरेली। अच्छा, आज आप यहाँ आए हो, क्या वजह है उसकी? साहब, मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरे भतीजी को एक दबंग लड़का है उदयपुर खास मोहल्ले का, जिसका नाम मनीष है। उसके भाई सुशील राजकुमार और उसके पापा डीपी सिंह, उन लोगों ने सारों ने मिलकर मुझे, मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी भतीजी को मारा है। मैं थाने गया, जिसने मुझे पुलिस टरका दी थी। मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, वहाँ थाने में दी, तहरीर दी। उनने एनसीआर दर्ज करके मेडिकल के भेजा। मेडिकल में खाना पूरी करके टरका दिया। मैंने कहा मेरी माँ के गले में दिक्कत हो रही है, मैंने कहा इनका एक्सरे कराइए। उन्होंने कही कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मैं डिस्ट्रिक्ट गया, प्राइवेट तौर पर मैंने 1 रुपये का पर्चा बनवा के अपनी माँ का एक्सरा कराया, उसमें फ्रैक्चर आया है। मैंने दूसरे हॉस्पिटल प्राइवेट में दिखाया, उसमें ही फ्रैक्चर आया है। साहब, वो दबंग किस्म का लगा है। मैं थाने में शिकायत की, सब कुछ की, वहाँ से क्षेत्रों से वो वाही करके देता है। बहुत ही गलत प्रवृत्ति का है और जिसके साथ मेरा मोहल्ला पूरा गवाह है इस बात में कि हाँ वाही करके किसको देता है? ये सब पुलिस वालों को अपने सब हुक्कों में खाता है। अच्छा, बस वाही करता, पुलिस कोई हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं। आपके कहने के अनुसार वो लड़का जो है पुलिस का मुखबिर है। मुखबिर है? हाँ जी। अच्छा, तो कोई शिकायत आपकी कार्रवाई नहीं हुई है? कोई भी कार्रवाई नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करता है भाई आपका? मेरा भाई सब्जी का ठेला लगाता है। ये मेरा भाई अच्छा, ये सब्जी ठेला लगाता है। साहब, 100-200 रुपये रोज़ कमाने वाला, हम 100-200 रुपये से कहाँ से दे देंगे? ये मेरी भाभी है, दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, तो अपने परिवार का पोषण करती हैं। पैसे किस बात के मांग रहा था वो? दारू पीने के लिए, दबंगई के कि मैं बदमाश हूँ यहाँ का, उस तरह से। ये बचाने आई, इनके भी मारा है, देखिए, दिखाओ जरा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरी माँ, मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, कोई नहीं हमारा सहारा, कानून का सहारा था, वो भी भरोसा उठ गया। एक्सरे में आपके पास रिपोर्ट आई है? ये एक्सरा है, मेरी माँ की गले की हड्डी फ्रैक्चर है, गली फ्रैक्चर है। मैं कहाँ जाऊँ? आज आप एसएसपी दरबार आए, क्या कारण हुई? उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। अब यहाँ नहीं हुई तो मैं इसके ऊपर भी जाऊँ, हो सकता है मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी करूँगा। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, ये कानूनी लड़ाई लड़नी है, मुझे किसी दुश्मनी नहीं करनी है, मुझे कानूनी, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या उसके ऊपर पहले से भी मुकदमे? साहब, हत्या का है, लूटपाट का है, 50 लाख की चोरी का भी है उस पर। मैं साहब ऊपर से ऊपर तक जाऊँगा, अगर यहाँ पुलिस नहीं सुनेगी मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मामला, कैसे आना हुआ? सर, हम लोगों को मोहल्ले में मनीष नाम का लड़का है, उसके भाई ने पूरे परिवार में मिलकर मारा, मम्मी को, घरवाली को। आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो? वीरपाल मौर्य। कहाँ रहते हो? बेलापीर उदयपुर खास, प्रेमनगर थाना। अच्छा, थाना प्रेमनगर। क्या मामला हुआ था? मैं सब्जी का ठेला लेके आया था, सब्जी बेच के घर वापस जा रहा था, तो उसने बदतमीजी से मुझसे बोला। उसका जवाब मैंने जैसे कलेक्टर इतना कह दिया, मना कर दिया, तो उसने फिर मुझे मारना चालू कर दिया। पूरे परिवार ने मिलकर मारा, मेरे बच्चों को भी मारा। खाने पीने के लिए पैसा दे, पैसे भी मांगता है, ईमानदारी मांगता है जी, कि मुझे खाने। कौन है, क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है, आवारागिरी घूमता रहा। बाप उसके बैंक में है, 2 भाई हैं, तो जैसे वो प्राइवेट पढ़ाते हैं, टीचिंग वगैरह का काम करते हैं। एक भाई है जो गंगाशील हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता है, और इन सब लोगों ने मिलके मारा है।
पूरे परिवार हमारी बच्ची को ये तो पुलिस में शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत की साहब, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गए तो मेडिकल में भी उन्होंने मम्मी की ट्रीटमेंट नहीं दिया। इनका फ्रैक्चर हमने 1 रुपये का पर्चा बनवा के दोबारा कराया एक्स्ट्रा, तो उसमें फ्रैक्चर है। अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज कराएंगे तो ट्रैवल कोर्ट में वहाँ देंगे। ये तो पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? NCR की रिपोर्ट हमें दे दी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब पुलिस वाले कोई मदद कोई नहीं कर वो नहीं किया हमारा, कोई साथ नहीं दिया अभी तक। क्या उसको पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है? उस पर कई हैं, पहले मुकदमे हैं, कई लड़ाई दंगे के भी हैं, चोरी के भी हैं और छेड़छाड़ी के भी मुकदमे उस पर आते हैं। बीच में ना बोले, एक ही बंदा बोले। आप ये बताओ कि आपकी लड़ाई क्यों हुई थी, किस बात पर हुई थी? सर मैं सब्जी का ठेला लेके शाम को अपने घर जा रहा था जी। वो पहले गली में रहता, मैं आगे वाली गली में, अपनी गली के सामने ही खड़ा था। तो मुझसे बोला हराम बेचने आ गए, ये है वो है, लाओ भी खर्चे पानी को पैसे दे दो मुझे। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा भैया, मेहरबानी नहीं, मैं इतनी कमाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हराम थोड़ी जाऊँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों दे दूँ? तो इस बात पर मुझे आके मुझे गालियाँ देने लगा, मुझे मारा पीटी चालू करने लगा। तो आपने इसकी शिकायत जब पुलिस में करी तो पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं करी? कोई मतलब NCR भी दी हमारी, मतलब मेडिकल में जाँच भी नहीं हुई वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऐसी खास जाँच नहीं की, सारी टेबलेट दे दी। क्या वजह है उसकी कार्रवाई पुलिस ने क्यों नहीं करी? सर वो मुखबिर हैं? मुखबिर है, पुलिस का मुखबिर भी है, उसके ऊपर मुकदमे भी है कहिए। कौन थाने में मुखबिर है? प्रेमनगर थाने का थाने का मुखबिर है? ये किसी चौकी का मुखबिर है? कंपनी का मुखबिर नहीं है, ये इधर उधर की सारी वो देता रहता है पुलिस वालों को इस तरह से, तो उसकी इसीलिए पुलिस उसकी कोई साथ नहीं दे, हमारा साथ नहीं दे रही, उसका साथ दे रही है। और पूरे आज आप यहाँ आए हो SSP ऑफिस, क्या एप्लीकेशन दे दी अंदर? जी दे दी। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कार्रवाई होगी अवश्य होगी, भरपूर करेंगे। बरेली से सीनू संवाददाता विनय की रिपोर्ट। मटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, 2 पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर गोली चली, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। बहराइच से सीनू संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टरों की मनमानी, 3 बोतल सलाइन चढ़ाने और 2 इंजेक्शन देने के बाद मरीज से 65,000 रुपये मांगे। बता दें कि हसनपुर बाजार में दर्जन भर नर्सिंग होम चल रहे हैं। यहां बिना अनुमति के मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिना OT व डिग्री अन्य सुविधाओं के बड़े बड़े ऑपरेशन भी हसनपुर के कई नर्सिंग होम में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में परिधर पंचायत के रामविलास सहानी की पत्नी वीणा देवी बुधवार को गलती से कीटनाशक पी लिया, जिसे उपचार के लिए ब्लॉक रोड स्थित संजीवनी सर्जरी सेंटर एवं हड्डी अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के नाम पर सिर्फ 3 बोतल सलाइन व 2 इंजेक्शन दिया गया और परिजनों को एक मुश्त 65,000 रुपये की मांग की गई, जिससे परिजन भड़क उठे और हंगामा करने लगे। वहीं परिजनों ने स्थानीय थाने को सूचित किया। बताते चले कि जहर खाए महिला को इलाज के 24 घंटे बाद भी अस्पताल कर्मियों द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई। अच्छा, ये मतलब जब ये पॉइजन केस कल का ही था तो आपके द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी? जैसे पॉइजन केस हुआ, अगर कोई डूब के मर गया है तो सरकार या गोली लगा है तो एक्सीडेंटल है तो सरकारी अस्पताल में भी पुलिस को सूचना दे दी जाती है, तो आपके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी? नहीं, इसलिए नहीं दी गई थी। जो जब ये पेशेंट आया था, एक आदमी इनके साथ में आए थे, 2 महिला थी, और पेशेंट से साइन करवा के और उसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। प्राथमिकता ये बनता है कि पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। तो ये तो लगभग अभी से 24 घंटे पहले की बात है, लेकिन 24 घंटे तक जो है प्रशासन को सूचना नहीं दी गई। मेरे पास नहीं आया है। इनको कह रहे हैं क्या करना है नहीं करना है, आप जल्दी बताइए, नहीं तो वो थाना करना होता है। और प्रेशर देने के बाद भी कोई आदमी इनको भेंट नहीं दिए है। अच्छा, ये इससे पूर्व में भी कुछ लोगों का ऐसा आरोप है कि इससे पूर्व में भी यहाँ पे कुछ मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था, जैसे बड़गांव में और क्या कहते हैं कुछ बीरपुर में। मेरे यहाँ से अब ये बताइए कि हॉस्पिटल है, किसी की जिंदगी किसी की मौत यहाँ तो होता ही है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि डॉक्टर की कहीं मंशा ये नहीं होती है कि मेरे यहाँ मरीज आगे मेरे यहाँ मर के जाए। हमारा मंशा ये है कि मेरे यहाँ मरीज बेहतर से बेहतर हो जाए, कि अगला बार फिर मेरे यहाँ ट्रीटमेंट कराने आवे और उसको अपने डॉक्टर पर बिलीव होना चाहिए। अच्छा, इस महिला के बारे में अभी और कुछ स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है? महिला का लगभग पोजीशन जो है वो ठीक है, कंडीशन ठीक है। इसका पेशेंट के जो अटेंडेंट है अभी तक हमसे मुलाकात नहीं किए हैं, दर्शन तक नहीं दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? अरुण कुमार। और अस्पताल का नाम? संजीवनी क्लिनिक। जो बताइए क्या समस्या है आपके पास? सर हमारा पास में हमारा मम्मी जहर खा ललके। कौन जहर? चमक्कन वाला दवा पी लके। और हम संजीवनी डॉक्टर के पास अरुण
अरुण साहब के पास में अलिए डॉक्टर साहब के पास में कहलिए प्रशासन के बोलबे ले तकर बाद इलाज चालू कए देले। उनका पास 3 बोतल पानी चढ़ेलखन आ हमरा पास 2 सुइया देलखन ऊपर, वएह हम 65,000 रुपया मांग रहे थे। उतना हमारा पास पैसा छेबे नहीं करें, हम कहाँ से आनबे। 4 बोतल पानी चढ़े 4,000 रुपया देने चाहिए सर। क्या नाम हो आपका? टुनटुन सानी। तो फिर डॉक्टर साहब आप क्या समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा नगर में जून महीने में मेघराजा ने मेहर की थी। उसके बाद जैसे बार बार काले बादल आकर चले जाने से मेघराजा नाराज हो गए। ऐसा लग रहा था कोरोना वायरस के प्रकोप से चिंतित नगरजन गर्मी का सामना कर रहे थे और तिलकवाड़ा पंथक के किसानों को खेतों में डाले हुए महंगे बीज मुरझाने का डर सता रहा था। आज रोज तिलवाड़ा नगर में अचानक वातावरण में पलटा आकर काले दिबांग बादलों के साथ मेघराजा की धीमी धारें एंट्री हुई थी। मेघराजा की एंट्री से वातावरण में चारों ओर ठंडक फैल गई थी, जिससे नागरजनों ने ठंडक का अनुभव किया था और किसान लोग खेती में काम में जुड़ गए थे। तिलकवाड़ा पंथक में लंबे समय से विराम बाद मेघराजा की एंट्री होने से नागरजनों ने उकराट से थोड़ी राहत का अनुभव किया। तिलकवाड़ा से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां हिंदू धर्म को तार तार कर देने वाली टिप्पणी अब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी लोग करने लगे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग माता सीता के ऊपर अभद्र भाषा में की गई टिप्पणी मोहम्मद फयाज मंसूरी दरिंदा आखिर कब तक भागता रहेगा। अभद्र टिप्पणी करने वाला माता सीता के ऊपर मोहम्मद फयाज मंसूरी। हिंदू समुदाय हजारों लोग और भाजपा कार्यकर्ता ने रोड को जाम किया। माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंचे विधायक लोकेंद्र प्रताप, सीईओ प्रदीप यादव, कोतवाली प्रभारी संजय कुमार त्यागी, एसडीएम स्वाति शुक्ला ने विधायक लोकेंद्र प्रताप ने हिंदू समुदाय के लोगों को व भाजपा कार्यकर्ताओं को संतुलना देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जनता ने किया सवाल, अभद्र टिप्पणी करने वाला किसी भी अदालत में अपने को सरेंडर करना चाहता है। इस पर लोकेंद्र प्रताप ने कहा कि उसको सरेंडर नहीं होने दिया जाएगा, उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को जनता ने रासुका लगाने की मांग की। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कस्बा मोहम्मदी का है। ध्यान से देखिए इस शख्स को, यही है मोहम्मद फयाज मंसूरी, सोशल मीडिया फेसबुक पर माता सीता पर अभद्र टिप्पणी करने वाला दरिंदा। वहीं दूसरी तरफ जनता ने जय श्री राम के नारे लगाए, गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि ऐसे दरिंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। कस्बा मोहम्मदी मोहल्ला धनेश का रहने वाला है युवक। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता अतुल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे बरेली। बताते चलें कि आज बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी निश्चित है। उक्त दौरे में 2 घंटे पूर्व बरेली पहुंचकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने कोविड-19 महामारी को लेकर बने सेंटर का जायजा लिया। वहां पर तैनात समस्त अधिकारियों से जानकारी लेकर निर्देशित किया कि जो भी हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, प्रॉपर व्यवहार के साथ। उनको जितना टाइम लगता है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश है। और ये कमांड कंट्रोल सेंटर में मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से इसको यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। और सरकार ने पूरी ताकत के साथ कोरोना को रोकने का काम किया है। अब जो लोग सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे वही बचेंगे, नहीं तो दिक्कत सबके सामने है। क्योंकि जब तक जो वास्तविक इस समय के इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अनुसार ये हवा में, नमी में इसका वायरस ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो इसलिए हर वक्त हमको मास्क और 2 गज की दूरी और बार बार हाथ हमारा आँख, नाक, मुंह पर न जाए इसकी कोशिश करना है। तो इसलिए जो जितना सहयोग करेगा वो कोरोना से उतना दूर रहेगा। हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग हमारी बाइट तो ले रहे हैं, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन नीचे के स्तर पे सीएमओ कार्यालय में बहुत चीज़ें इस अनियमितता वाली हो रही है। देखिए, डॉक्टर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया है। डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अपने आप को खतरे में डालकर
अपने आप को असावधानी महसूस करके सब प्रकार से उन्होंने हमारा सहयोग किया है। और इस समय डॉक्टर्स के रोल को मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। ये लोग अपनी तमाम सुख सुविधा को छोड़कर 24 घंटे इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे मरीज़ को किस प्रकार से सेहतमंद हो और इसके लिए सभी लगे हैं। तो हमको ये पहलू भी ज़रूर देखना चाहिए। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 4 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करने, समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ता बंधुओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव के माध्यम आय वर्ग को हो रही बिट्टू के संबंध में मांग की है कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य पदों के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ की जाए। संस्थानों में कार्यरत गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम 8,000 प्रति माह सहायता प्रदान की जाए। नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव ना किया जाए, बच्चों की ड्रेस ना बदली जाए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस महामारी लॉकडाउन के चलते नहीं रही। उन्होंने सरकार द्वारा कम से कम 10,000 महीने के हिसाब से सहयोग राशि प्रदान की जाए। मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें ना तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है और ना ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिलता है, उनकी वार्षिक आमदनी 2 लाख से कम है। ऐसे लोगों को जिन्होंने मकान, वाहन ज़रूरत के लिए लोन ले रखा है, उनकी 4 महीने की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20,000 तक की रकम माफ़ की जाए, जिससे जनता को सुकून मिल सके। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक साकलानी के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, लॉकडाउन के समय से लेकर आज तक जैसे कोविड-19 महामारी के समय में तमाम अभिभावक परेशान हैं, बच्चों की फीस माफ़ नहीं। हमारा सरकार से मांगे, हमने महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांगे हैं उसमें प्रमुखता से कि जिस तरीके से इस महामारी आपदा के समय पे इस अभिभावक स्कूलों की फ़ीस जमा अपने बच्चों की नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि वो स्कूलों के बच्चों की फ़ीस को माफ़ करना चाहिए। ऐसी अधिवक्ता हमारे तमाम लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में ये कार्य करते हैं। आज लॉकडाउन के समय में उनके सामने भी परिस्थिति, तो हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं को भी सरकार की तरफ से भत्ता मिलना चाहिए। हमारी यही मांग लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है और इसी संदर्भ में हम सब लोग आए। मैं मिर्जा अशफाक सकलैनी हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने बुधवार को अपने पचभैया स्थित आवास पर सपा के जाबाज सिपाहियों के अंदर अभी से ऊर्जा भरते हुए आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूर्व की सपा सरकार में किए गए विकास कार्यों को तथा जनता के हितों में चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में भी बताएं, जो जनता को सीधे लाभ सपा सरकार ने पहुंचाने का काम किया था। कहा कि सपा सरकार द्वारा चलाए गए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर जनता को महरूम कर दिया। आज महंगाई से गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की कमर झुक गई है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिससे व्यापारी वर्ग परेशान हो गया है। सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा राज में अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। चारों तरफ हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी जघन्य कृत्य चरम पर हैं। कहा कि भाजपा ने जनता के साथ छलावा किया, झूठ बोलकर सत्ता हथियाने का काम किया। जनता से किए गए एक भी वादे नहीं पूरे हुए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जिसका बदला आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में गिन गिन करके लेगी। सिद्दीकी ने कहा कि जनता अखिलेश यादव की तरफ आस भरी निगाहों से देख रही है, जो 2022 में सपा का परचम लहराने के लिए बेताब है। भदोही से सीनियर संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। 22वां श्रावण हमारे बंगालियों के लिए बहुत दुखद दिन है। यह कहा जाता है कि इस दिन पूरा बंगाली राष्ट्र रिश्तेदारों को खोने के दर्द से पीड़ित था। 22वां श्रावण वह दिन है जब बंगाली के कभी
रविंद्रनाथ टैगोर को खो दिया था, जो उनकी नींद में उनसे चिपके हुए थे। अपनी मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी बंगाली उस दुख को भूल नहीं सके। इसलिए आज भी यह दिन आता है तो वह दुखी हो जाते हैं। फिर से वह रानी के सदस्य कावित्री को प्रसन्न करके इस दुख को दूर करना चाहता है। वह अपनी रचना की छाया में बैठकर इस कठिन समय को पार करना चाहता है। इसीलिए इस दिन वह कवि को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि देता है। बांकुरा शहर में भी कवि की मृत्यु के दिन शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों में स्पर्श समारोह का आयोजन किया गया था। कोरोना आंबे में वे सभी स्वास्थ्य नियमों के पालन में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में झुके हुए थे। बांकुरा नगर पालिका, सतीघाट, गंधेश्वरी सहित बांकुरा जिले के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने कवि को श्रद्धांजलि दी। आज 80तम प्रयाण दिवस। कविगुरुर आविर्भाव दिवस বা প্রয়াণ দিবস কাউকে বলে করাতে হয় না, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে এই দুটি দিন, এক 25শে বৈশাখ আর 22শে শ্রাবণ আবির্ভাব এবং প্রয়াণ দিবস, এই দুটো উদযাপন হয়। কবিগুরু লিখে গেছিলেন না, তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, আজকের এই সুন্দর প্রভাতে দাঁড়িয়ে সেই অনুভূতিটাই হচ্ছে। আজ কে বলবে যে কবিগুরু আমাদের মধ্যে নেই? কবিগুরু তো সব সময় আমাদের জীবনের মধ্যে আছে, আমাদের শয়নে স্বপনে সদা জাগরণে চলনে বলনে। কোথায় কবিগুরু নেই? কবিগুরু আধ্যাত্মিকতায় আছে, কবিগুরু প্রেমে আছে, কবিগুরু পূজায় আছে, কবিগুরু স্বদেশের প্রতি তার অনাবিল প্রেম, সেখানেও কবিগুরু আছে। আমাদের জীবনের মুহূর্তে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কবিগুরু আছেন। আজকে 80 বছর পরে কেন, আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরেও সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ কবিগুরুকে মনে রাখবেন। কবিগুরু লিখে গেছিলেন না, আজি হতে 100 বর্ষ পরে কে তুমি পরিচ বসে আমার কবিতাখানি কৌতূহল বলে। 100 বর্ষ নয়, শত সহস্র বছর ধরে মানুষ কবিগুরুকে স্মরণ করবে। আজকে এই বিশ্ব মহামারীর দিনে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ আজকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, মানুষের জীবন আজকে বিপর্যস্ত, তখন কবিগুরুর লেখা দিয়েই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ, তুমি করুণামৃত সিন্ধু, কর করুণার কটা নাম। बांकुरा से सीनियर संवाददाता शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। शुक्रवार को बांकुरा के मचान ताला इलाके में स्थित वन विभाग के कार्यालय के सामने स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वास्तव में इस दिन वन विभाग द्वारा नौकरी का फॉर्म भरा गया था। नौकरी चाहने वाले इस दिन वन विभाग के सामने एकत्र हुए। बांकुरा जिला वन विभाग के सामने का यह दृश्य जब हर कोई कोरोना में विभिन्न प्रतिबंधों के तहत होने की बात कर रहा है, काफ़ी चिंताजनक है। इस दिन नौकरी के लिए आवेदन पत्रों की भीड़ लगी रहती है। कोई सामाजिक दूरी नहीं थी या नकाब पहने हुए थे। जिस तरह से यहाँ के युवा फॉर्म भरा करते हैं, उससे पता चलता है कि प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए कितना भी प्रयास करे, लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। बांकुरा से सीनियर संवाददाता शाहजहां अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।